हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 8 नवंबर है और आज प्रातः 11 बजे महानिदेशक स्कूल शिक्षा का यूट्यूब लाइव सेशन था, जिसमें दोस्तों नवंबर 2021 से लेकर मार्च 2021 तक की कार्य योजना बताई गई है तथा एसएलडीपी प्रोग्राम के विषय में बताया गया है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप जो है इस लाइव सेशन को आपने अटेंड किया हो। अगर आपने लाइव सेशन को अटेंड नहीं किया है या कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, तो आइए मैं अपने वीडियो में इस जो है लाइव सेशन का सार आपको बताता हूं। साथ में आपको स्लाइड भी दिखाता हूं कि जो स्लाइड वहां पर दिखाई गई उस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि आज के प्रोग्राम में क्या रहा और किन बातों पर चर्चा की गई। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके दूसरे मित्रों को इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आज के प्रोग्राम में क्या रहा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह वो स्लाइड है जो कि यूट्यूब लाइव सेशन में प्रदर्शित की गई थी प्रेजेंटेशन के तौर पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश शिक्षक संकुल 8 नवंबर 2021। और आज की गोष्ठी के जो मुख्य बिंदु थे वो बिंदु क्या क्या थे दोस्तों? चार चीज आप यहाँ पर 4 बिंदु दिख रहे हैं। पहला बिंदु है शैक्षिक योजना। नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक की जो शैक्षिक योजना है वो कैसी रहेगी। और फिर दूसरा है एनएएस परीक्षा के संचालन के लिए दिशा निर्देश। नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो परीक्षा है उसके संचालन के लिए क्या दिशा निर्देश है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण पर चर्चा एवं अवलोकन। विद्यालय नेतृत्व विकास योजना एसएलडीपी प्रोग्राम। सेंस मेक सेंस लर्न एंड इम्प्रूव अवधारणाओं का परिचय। तो दोस्तों, इन चारों ही बिंदुओं पर इस सेशन में चर्चा की गई है। आइए हम लोग भी देखते हैं और एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है जो है शैक्षिक योजना। नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक की जो शैक्षिक योजना है, ये जो आपका वर्तमान सत्र चल रहा है, इस सत्र में अब आगे क्या करना है। शैक्षिक योजना नवंबर 2021 से मार्च 2022। अब आप यहाँ पर देखिए, मुख्य बिंदु है मिशन प्रेरणा में शिक्षक संकुल का महत्व और शैक्षिक योजना नवंबर 2021 से मार्च 2022 के मुख्य फोकस क्षेत्र। शैक्षिक योजना नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक के विस्तृत घटक 3 पॉइंट्स में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला पॉइंट्स है मिशन प्रेरणा में शिक्षक संकुल का महत्व। आइए इसको हम समझ लेते हैं कि मिशन प्रेरणा में शिक्षक संकुल का क्या महत्व है। एक शोध के अनुसार औसतन एक शिक्षक प्रतिदिन 1500 निर्णय लेता है। एक शिक्षक को 2 प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। पहला निर्णय ये है कि क्या पढ़ाना है और दूसरा निर्णय कैसे पढ़ाएं और मैं पढ़ाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग कर सकता हूं। ये 2 प्रश्न हैं और यहाँ पर प्रीएक्टिव ये निर्णय है। कक्षा में कदम रखने से पहले एक शिक्षक को जो निर्णय लेने होते हैं, पढ़ाने की सामग्री, उसे पढ़ाने की रणनीति, आवश्यक सामग्री आदि। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। कैसे पढ़ाएं में है टीचर मेरे पास वर्कबुक नहीं है। बच्चे कहते हैं टीचर वह मुझे मार रही है, टीचर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बच्चों की ऐसी प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ आपको निर्णय लेना है क्या। कक्षा के दौरान एक शिक्षक को छात्रों के साथ बातचीत के समय जो निर्णय लेने होते हैं, जो ज़्यादातर पाठ कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यह प्रमाण है कि स्ट्रक्चर शिक्षण एक अत्यधिक जटिल काम है। क्या यह काम एक सुदृढ़ सपोर्ट सिस्टम के बिना किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया शिक्षण टूल किट शिक्षक को प्रीएक्टिव निर्णय लेने में सहायता कर सकता है। शिक्षण टूल किट क्या क्या है, वो है आपकी लर्निंग आउटकम फ्रेमवर्क सूची, जो आपको मिल चुकी है, जिसे आप प्रेरणा जो है सूची कहते हैं। पाठ्य पुस्तक है, कार्य पुस्तक है, सहायक सामग्री TLM है और शिक्षक संदर्शिका। ठीक है, जो आपको संदर्शिकाएं प्राप्त हुई हैं, जैसे आपका जो है आधारशिला संदर्शिका प्राप्त हुई है। ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके शिक्षण टूल किट हैं और ये आपको आपको निर्णय लेने में सक्षम बनाएंगे कि क्या पढ़ाना है और मैं पढ़ाने के लिए किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकता हूं और कैसे पढ़ाएं। इन बातों को जो है ये आपको सक्षम बना देंगे। इंटरएक्टिव निर्णय लेने में शिक्षक का सपोर्ट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए। अब यहाँ पर शिक्षण टूल किट को कक्षा के संदर्भ में बेहतर उपयोग के तरीकों में सहायता मिलता है और शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायता, जिससे 100% बच्चों का अधिकतम विकास हो। दोनों कार्यों के लिए हमें जो है सपोर्ट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है।
फिर आता है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षक संकुल को इस सपोर्ट सिस्टम के लिए चुना गया है। अर्थात वो सपोर्ट सिस्टम आपके माध्यम से, अगर आप शिक्षक संकुल हैं तो आप ये 4 काम कर सकते हैं। शिक्षक संकुल शिक्षकों की मुश्किलों को सबसे आसानी से समझ सकते हैं, शिक्षकों के मिलते जुलते अनुभवों से गुजर चुके होते हैं जिससे आसानी से लागू कर पाने वाले सुझाव दे पाते हैं, शिक्षकों को न केवल सुझाव परंतु आत्मीयता एवं विचारों को व्यक्त करने की जगह दे सकते हैं, हर बच्चे की प्रगति पर विचार करने पर एक दूसरे को बढ़ावा दे सकते हैं। ये 4 कार्य जो है आप शिक्षक संकुल के नाते आप ये कर सकते हैं। लर्निंग गोल्स को प्राप्त करने हेतु शिक्षक संकुल के दायित्व स्पष्ट किए गए हैं। वो दायित्व क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए घटक और दायित्व। आदर्श विद्यालय का निर्माण, इसमें शिक्षक संकुल का क्या दायित्व है, सभी शैक्षणिक गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन, समय सारणी, संदर्शिका, प्रिंट रिच, रेमेडियल लर्निंग इत्यादि। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण, ये दायित्व है। दूसरा घटक है सूचना एवं सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों का आदान प्रदान। इसके लिए शिक्षक संकुल को क्या करना है, बीईओ, एआरपीज, एचएम्स एवं शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाना एवं संचालन करना। बीईओ द्वारा संचालित ब्लॉग ग्रुप्स से आवश्यक सूचना शिक्षकों तक पहुंचाना। नवाचारी तकनीकों एवं गतिविधियों को सभी के साथ साझा करना, प्रश्नों के उत्तर देना। और तीसरा घटक है अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के साथ मासिक बैठक, निपुण लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजनाओं की चर्चा, शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं सामग्री के प्रभावी उपयोग पर विचार विमर्श, डेमो करके दिखाना, प्रभावी रेमेडियल लर्निंग एवं कक्षाओं के बारे में बातचीत। और चौथा है फीडबैक, दीक्षा कोर्स, शैक्षणिक सामग्री एवं विद्यालयों की प्रगति एवं चुनौतियों के बारे में बाकी एचएम से चर्चा करके फीडबैक भेजना। डाटा कैप्चर फॉर्म, डीसीएफ यानी फीडबैक फॉर्म को माह में एक बार भरना। ये जो है घटक हो गए और शिक्षक संकुल के दायित्व हो गए। फिर लर्निंग गोल्स को प्राप्त करने हेतु शिक्षक संकुल के दायित्व स्पष्ट किए गए हैं। ठीक है, 26 अक्टूबर 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार केवल 26% शिक्षक संकुल ने डीसीएफ फॉर्म भरा है, बाकी लोगों ने नहीं भरा है, जो कि एक मेरे हिसाब से तो एक अच्छी बात नहीं है। अगर आपको शिक्षक संकुल की जिम्मेदारी मिली है तो आपको जरूर यह भरना चाहिए। शिक्षक संकुल डीसीएफ फॉर्म जिलावार विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। जो है सबसे ज़्यादा जो है वाराणसी में 95% आ रहा है, और सबसे कम अगर आप देखेंगे तो सबसे कम जो है 4% है, वो है सिद्धार्थनगर का। सिद्धार्थनगर के जो शिक्षक संकुल हैं वो सबसे कम किए हैं। पुअर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं आपका दाहिने साइड में, और टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स आपका दिए गए हैं यहाँ पर राइट साइड में दिए गए हैं। और इनमें देख पा रहे हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं, आप इन ज़िलों का नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो है पुअर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में हैं तो कोशिश करिए कि जो है आप अपने ज़िले को टॉप लेवल में लाइए, और जो है आप भी जो है अपना डीसीएफ फॉर्म जरूर भरिए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ता हूँ और देखिए यहाँ पर शिक्षक संकुल की मासिक बैठक के संचालन संबंधित दीक्षा कोर्स लॉन्च किया गया है। दीक्षा कोर्स आपको अभी मिला होगा, अभी इस समय जो है चल रहा था। शिक्षक संकुल की मासिक बैठक आपको कैसे करनी है उसके लिए दीक्षा कोर्स लॉन्च किया गया है। मासिक बैठक को आयोजित करने से पहले शिक्षक संकुल को किस प्रकार की गतिविधियां सुनिश्चित करनी है, बैठक के दौरान शिक्षक संकुल कैसे सीखने एवं चर्चा के अनुकूल वातावरण बना सकते हैं, और बैठक के पश्चात शिक्षक संकुल के स्तर पर होने वाली गतिविधियां, इन सारी चीज़ों का जो है दीक्षा पर जो कोर्स आया था उस कोर्स में जो है ये सारी चीज़ें जो है दी गई हैं। प्रशिक्षण की कुल अवधि 30 मिनट है और इसको पूरा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है। तो 30 नवंबर तक आप सभी जो है इस कोर्स को पूरा कर लीजिए। फिर अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर आते हैं, शैक्षिक योजना नवंबर 2021 से मार्च 2022 के मुख्य बिंदु क्या है। दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट पर देखेंगे विद्यालय खुलने के उपरांत अत्यंत आवश्यक है कि हम बच्चों के साथ हर दिन मिलें और हर घंटे को अत्यंत मूल्यवान मानते हुए उनका सोच समझकर उपयोग करें। फिर आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ट्रेन दिखाई गई है। रेलगाड़ी कक्षा के स्टेशन से बिना सभी बच्चों को लिए छूटनी नहीं चाहिए, अर्थात आप जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसमें सभी बच्चे सम्मिलित हो जाएं। कहने का मतलब ये है, इस समय में हर शिक्षक के 2 दायित्व हैं। पहला, बुनियादी कौशलों में महारत हासिल करना जरूरी है, और दूसरा 100% बच्चों को साथ में लेकर चलें। और इधर देखिए कक्षा 1 से 3 में बुनियादी भाषा पर अत्यधिक जोर दें, सक्रिय रूप से प्रिंट रिच और टीएलएम सामग्री का लाभ उठाएं एवं प्रतिदिन 40 मिनट रीडिंग टाइप सुनिश्चित करें। कक्षा 4 से 8 में बुनियादी दक्षताओं में महारत हासिल करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण कराएं। विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। अलग स्तर के बच्चों के लिए अलग तकनीकों को अपनाएं।
यहाँ पर आप देखिए, आपको दिखाया गया है पढ़ाएं, यहाँ पर टीचर हैं और यहाँ पर संघर्षरत विद्यार्थियों को सहयोग दें। फिर आप देखेंगे कक्षा स्तर पर आसान आकलन की तकनीकों से प्रगति देखें और उसके बाद दोहराएं। ये एक सर्किल बना दिया गया है, आपको इसके तहत आपको गुजरना है। शैक्षिक योजना नवंबर 2021 से मार्च 2022 के मुख्य बिंदु का तीसरा पॉइंट है शैक्षिक योजना नवंबर 2021 से मार्च 2022 के विस्तृत घटक क्या है। प्राथमिक विद्यालयों में विभाग द्वारा भेजे गए टाइम टेबल का पालन अवश्य करें। ये टाइम टेबल आप सभी को प्राप्त हो चुके हैं। शैक्षिक योजना नवंबर 2000 से मार्च 2022 तक बुनियादी भाषा एवं गणित प्रशिक्षण के लिए आपको ये पुस्तिकाएं मिली हुई हैं, ठीक है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका मिली हुई है, पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका मिली हुई है, प्रिंट सामग्री और सहज पुस्तिका, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्राप्त हो चुकी हैं। आप इनका उपयोग करें। शैक्षिक योजना नवंबर 2000 से मार्च 2022 में कक्षा 2 एवं 3 के लिए उपचारात्मक बुनियादी भाषा एवं गणित प्रशिक्षण कार्य। कक्षा में भाषा एवं गणित के उपचारात्मक शिक्षण हेतु समृद्ध मॉड्यूल का उपयोग करें। समृद्ध में दिए गए बेसलाइन आकलन को शिक्षक अपनी समझ के लिए फॉर्मेटिव आकलन के रूप में कर सकते हैं। आकलन के आधार पर ग्रुपिंग की आवश्यकता नहीं है। नवंबर से दिसंबर तक सभी छात्रों को समृद्ध मॉड्यूल स्तर 1 से पढ़ाएं। यदि छात्र शिक्षण दक्षताओं में प्रगति दिखाते हैं तो जनवरी से शिक्षक समृद्ध मॉड्यूल स्तर 2 का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात यहाँ पर याद रखना है कि आपको जो है नवंबर से दिसंबर तक आपको समृद्ध मॉड्यूल स्तर 1 के आधार पर कक्षा 2 और 3 में शिक्षण करना है। और अगर बच्चे जो है नवंबर दिसंबर तक जो है समृद्ध मॉड्यूल 1 के स्तर पर आ जाते हैं तो फिर आप उसके बाद आप जनवरी से समृद्ध मॉड्यूल 2 का उपयोग करेंगे। अब आपको ग्रुप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे ही हैं, इसलिए अब आप यहाँ पर ग्रुप नहीं बनाएंगे, बल्कि नवंबर से दिसंबर तक समृद्ध मॉड्यूल 1 का यूज करेंगे और उसके बाद फिर आप समृद्ध मॉड्यूल 2 का यूज करेंगे। फिर उसके बाद आता है कक्षा 2 और 3 में उपचारात्मक बुनियादी भाषा एवं गणित प्रशिक्षण करने के लिए आपको यहाँ पर समृद्ध मॉड्यूल मिला हुआ है, पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका है, प्रिंटेड सामग्री है, सहज पुस्तिका 1, 2, 3 बच्चों के स्तर के अनुसार उसका उपयोग आपको करना है। कक्षा 4 और 5 के लिए क्या करना है? कक्षा 4 और 5 के लिए भाषा एवं गणित में उपचारात्मक शिक्षण को प्राथमिकता। 4 और 5 में कक्षा में भाषा एवं गणित में उपचारात्मक शिक्षण को प्राथमिकता दें। कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तक एवं नवीन कार्य पुस्तिकाओं का प्रयोग करें। अन्य विषयों पर भी ध्यान देना शुरू करें, ठीक है। खाली भाषा और गणित पर ही नहीं बल्कि अन्य विषयों पर भी आपको ध्यान देना है। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या करना है? प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा भाषा एवं गणित के लिए उपचारात्मक शिक्षण पर ध्यान दें। उपचारात्मक शिक्षण के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का प्रयोग करें। और कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तक एवं नवीन कार्य पुस्तिकाओं का प्रयोग करें और अन्य विषयों पर भी ध्यान देना शुरू करें। अर्थात आपको कार्य योजना बता दी गई 1 से लेकर के 8 तक की कि अब आपको नवंबर से लेकर के मार्च तक आपको क्या करना है। ध्यान रखने योग्य अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सुनिश्चित करें कि ग्रेड 1 से 8 के लिए साझा किए गए दिशा निर्देश स्कूलों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट कर उनका अधिगम स्तर ज्ञात किया जाए। तदुपरांत स्तरानुसार रिमीडियल टीचिंग सुनिश्चित किया जाए तथा शिक्षक द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति का निरंतर अवलोकन किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार तत्काल हैंड होल्डिंग किया जाए। जनपद ब्लॉक संकुल स्तर पर आयोजित समस्त बैठकों में बताई गई सामग्री के सहयोग से रेमेडियल टीचिंग पर विशेष रूप से चर्चा किया जाए। ध्यान रखने योग्य अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? खंड शिक्षा अधिकारी SRG ARP डाइट मेंटर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक शिक्षक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका उपलब्ध हो तथा सभी प्राथमिक विद्यालयों में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध हस्त पुस्तिका, प्रिंटेड मटेरियल एवं गणित किट उपलब्ध हो। बच्चों की शैक्षिक प्रगति के बारे में अभिभावकों से संवाद किया जाए तथा बच्चों के घर पर अध्ययन करने एवं गृह कार्य पूर्ण कराने हेतु अनुरोध किया जाए। ध्यान रखने योग्य अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में शासन या राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित महत्वपूर्ण निर्देशों की हार्ड कॉपी, फोटोकॉपी, प्रिंट आउट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी शिक्षकों शिक्षा मित्रों को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी हस्त पुस्तिका, संदर्शिका, दिशा निर्देशों को पढ़ना, पढ़कर समझना एवं समझकर आत्मसात करना अनिवार्य है। आज की गोष्ठी के मुख्य बिंदु दूसरा पॉइंट आते हैं। NAS परीक्षा के संचालन के लिए दिशा निर्देश क्या है? अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो आपका होना है, परीक्षा जो है जो 12 तारीख को निर्धारित की गई है, उसके लिए दिशा निर्देश क्या है? भारत सरकार 3 साल के अंतराल में सैंपल पे आधारित NSA परीक्षा आयोजित करती है। इस वर्ष के लिए परीक्षा 12 नवंबर 2021 के लिए निर्धारित है।
एनएसए परीक्षा कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। छात्रों का मूल्यांकन भाषा, गणित, ईवीएस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की दक्षताओं पर किया जाएगा। एनएसए परीक्षा 2021 का ग्रेडवार विवरण। 2021 का ग्रेडवार विवरण क्या है? कक्षा 3 भाषा, गणित, ईवीएस, कुल अवधि 90 मिनट, सुबह 10:30 से 12 बजे तक। कक्षा 5 भाषा, गणित, ईवीएस 90 मिनट, सुबह 10:30 से 12 बजे तक। और कक्षा 8 भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 120 मिनट, सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक। और कक्षा 10 में भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 120 मिनट, सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक। ये है दोस्तों आपका डेट शीट या टाइम शेड्यूल है इस परीक्षा का, जो कि 12 नवंबर को होनी है। इस परीक्षा के आधार पर जो है आप टाइम टेबल को नोट कर लीजिए और आप अपने विद्यालय के बच्चों को जरूर इसमें प्रतिभाग करवाइए। एनएएस 2021 हेतु चयनित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापिका हेतु निर्देश। चयनित विद्यालय के 100 छात्र छात्राओं की उपस्थित 100% छात्र छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। चयनित विद्यालय के जिस कक्ष में परीक्षा आयोजित की जानी है उस कक्ष में बैठन एवं प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करना। चयनित विद्यालय प्रातः 7 बजे खोला जाना सुनिश्चित करना। चयनित विद्यालय का सर्वेक्षण कार्य हेतु जो पर्यवेक्षक एवं फील्ड इन्विजिलेटर एफआई उपस्थित हों उन्हें सहयोग प्रदान करना। यानी ये उन विद्यालयों को प्रधानाध्यापक को करना है जिन विद्यालयों को नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए चुना गया है। आज की गोष्ठी के मुख्य बिंदु। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण पर चर्चा एवं अवलोकन। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण विजिट्स के आंकड़े आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आयोजित कुल दौरे 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक। औसतन अनुपालन 57%, 16 से 31 तक। औसत अनुपालन सितंबर में 93%, औसत अनुपालन अक्टूबर में 88%। कैडरवार 3 महीने का अनुपालन। एआरपी 86%, एसआरजी 89% और डाइट मेंटर 63%। और डाइट मेंटर्स को रेड कलर किया गया है, इसका मतलब है कि ये बहुत कम है। ठीक है, डाइट मेंटर्स को और बढ़ाना पड़ेगा। अगस्त माह के लिए प्रत्येक संवर्ग के लक्ष्य को घटाकर आधा कर दिया गया, चूंकि सहायक प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देश 15 अगस्त 2021 को जारी किए गए थे। अक्टूबर माह के लिए जिलेवार प्रदर्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिलेवार यहाँ पर दिखाया गया है। और एआरपी के मामले में हमारा जो जिला है कौशाम्बी वो टॉप पर है 102% के साथ। इसी के साथ एक और भी जिला है बागपत, वो भी 102% पर है। एसआरजी के मामले में हमारा जो जिला है वो दूसरे नंबर पर है 123% के साथ। और डाइट मेंटर के मामले में हमारा जो जिला है वो देखते हैं कि हमारा जिला कहीं है भी कि नहीं है, अर्थात यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, डाइट मेंटर्स के मामले में हमारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर माह के लिए जिलेवार प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया गया है अक्टूबर माह का। और उसके बाद करे गए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण विजिट्स के आंकड़े दिखाए गए हैं। हम समझते हैं कि प्रेरणा गुणवत्ता ऐप में त्रुटियों के कारण इस महीने लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सके। ऐप के नए अपडेट में त्रुटियों को कम किया गया है और नवंबर माह से सपोर्टिव सुपरविजन की गतिविधियां एक नई ऊर्जा के साथ पुनः प्रारंभ की जा सकती हैं। नए वर्जन को अपडेट करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। सर्वर पर अपनी लंबित रिपोर्ट सहेजें, वर्तमान संस्करण को अनइंस्टॉल करें और गूगल प्ले स्टोर से नया संस्करण डाउनलोड करें। अर्थात प्रेरणा गुणवत्ता ऐप जो है उसको एसआरजी, एआरपी, डाइट मेंटर सभी को जो है अपडेट करना होगा। ठीक है, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना होगा। अनुपालन के साथ साथ विजिट की गुणवत्ता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। सही शैक्षणिक सामग्री का उपयोग। कक्षा में सही शैक्षणिक सामग्री और संसाधनों का उपयोग करने के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन करें। सही तरह से कक्षा अवलोकन। कक्षा में प्रवेश के पूर्व कक्षा अध्यापक से कक्षा अवलोकन की सहमति लें। कक्षा में पीछे शांतिपूर्वक बैठकर कक्षा अवलोकन करें। कालांश के दौरान किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं करें। कक्षा की प्रत्येक गतिविधि को ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। सही तरह से स्पॉट असेसमेंट। आकलन करने से पूर्व बच्चों को सहज करें। बच्चों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दें। सही तरह से रचनात्मक फीडबैक। कक्षा अवलोकन और स्पॉट असेसमेंट से प्राप्त बिंदुओं पर शिक्षक को नम्रता से रचनात्मक फीडबैक दें। शिक्षकों और प्रधानाध्यापक से कक्षा में बच्चों का जुड़ाव, प्रतिभागिता, बच्चों की सृजनात्मकता को उभरने का अवसर, अनौपचारिक आकलन से प्राप्त परिणाम, कक्षा प्रबंधन आदि बिंदुओं पर चर्चा करें। आज की गोष्ठी का मुख्य बिंदु जो चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, विद्यालय नेतृत्व विकास एसएलडीपी, सेंस मेक सेंस लर्न एंड इम्प्रूव अवधारणाओं का परिचय। वर्ष 1930 की यहाँ पर कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं गांधी जी के ज़माने की। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गांधी जी को। ठीक है, महात्मा गांधी जी को। आगे बढ़ते हैं।
वीडियो तक पहुंचने के लिए निम्न लिंक का उपयोग करें। आप चाहें तो ये लिंक जो है टाइप कर सकते हैं और इस टाइप करने के बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं पर विचार करें। इन दोनों कहानियों में क्या समानता थी? इन दोनों कहानियों में नेतृत्वकर्ताओं ने क्या किया? आपने तस्वीर देखा होगा, उन्हीं के बारे में है। नेतृत्व क्या है? इनमें से क्या क्या घर पर उपयोग के लिए उपलब्ध है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साधारण फ़ोन, बिना इंटरनेट के स्मार्टफोन, इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन, रेडियो, टीवी और अखबार। ये हैं चीज़ें जो घर पर उपलब्ध हैं। ठीक है, देखें, महसूस करें, समझें, सीखें और सुधारें। ये पॉइंट्स हैं विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम में। देखें, समझें, सीखें और सुधारें। प्रेरणा, सिस्टम वाइड फोकस ऑन लीडरशिप डेवलपमेंट, मंथली यूट्यूब लाइव्स, स्व अधिगम, कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजीज, फ्रेमवर्क, टूल्स, कोर्स ऑन दीक्षा, एक्शन लर्निंग प्रोजेक्ट, ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इनटू एक्शन फॉर चेंज इन स्कूल, ये प्रोजेक्ट है। परस्पर संवाद, स्पेस फॉर पीयर लर्निंग, कोलैबोरेशन एंड मोटिवेशन, ये लर्निंग फोरम्स हैं। ये 4 चीज़ें जो है आपको करने के लिए बताया गया है। अगर आप हेड टीचर हैं, अपने विद्यालय के लीडर हैं, तो आपको ये करना है। अगर आपको वीडियो देखना है तो ये जो लिंक दी गई है, इस लिंक को क्रोम पर जाकर टाइप करके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। दोस्तों, ये रहा आज की मीटिंग का सार और स्लाइड। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसी ही ज़रूरी चीज़ें लेकर मैं आता रहूँगा आपके लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।